क्या आपको पंचायत सीरीज का वो भूतहा पेड़ याद है जिसके भूत से बचने के लिए गांव वाले उससे दूर भागा करते थे? बस कुछ ऐसे ही है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। बस ये एक भूतहा पेड़ नहीं है, एक इमेजिनरी ट्रायंगल है जिसे डेविल्स ट्रायंगल या बरमूडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये मिथिकल सेक्शन अटलांटिक ओशन में रफली मायामी, बरमूडा और पुर्तो रिको के बीच का एक ट्रायंगुलर रीजन है जिसमें बहुत से शिप्स और प्लेन्स पिछली एक सेंचुरी में मिस्टीरियसली डिसअपेयर हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये एरिया पिछले कई डिकेड से बहुत से रूमर्स और कॉन्स्पिरेसी से जुड़ चुका है। पर सच तो ये है कि इससे जुड़े सभी रहस्य और सीक्रेट्स बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। और यही सच हमारी इस वीडियो का कंक्लूजन भी है, यानी बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सभी मिस्ट्रीज और स्टोरीज मैन्युफैक्चर्ड हैं, जिन्हें कुछ राइटर्स ने जाने अनजाने मिसकंसेप्शंस और फॉल्टी रीजनिंग का यूज करके सेंसेशनलाइज कर दिया। तो अब जब इस वीडियो का क्लाइमैक्स हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप अगर चाहें तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े जायंट ऑक्टोपस, सी मॉन्स्टर, इल्यूमिनाटी, 15th सेंचुरी वाले क्रिस्टोफर कोलंबस और एलियंस के पैरानॉर्मल कनेक्शंस को जानना चाहते हो तो रुके रहिए, क्योंकि इस वीडियो में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। 4 मार्च 1918 यूएस नेवी का एक मैसिव नेवल शिप यूएसएस साइक्लोप्स अपने साथ 306 क्रू मेंबर्स और 11,000 टन मैंगनीज ओर को बारबाडोस से बाल्टीमोर ले जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अपनी वोयाज के 9th डे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके बाद ना तो वो शिप और ना ही उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को देखा गया और ना ही उनसे कुछ सुना गया। साल 1945 5 दिसंबर दोपहर 2 बजे फ्लाइट 19 नाम का एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन, जिसमें 14 पायलट्स अपने 5 टीवीएम एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को लेकर यूएस नेवल स्टेशन फ्लोरिडा बेस से उड़े तो थे, पर वो कभी वापस नहीं आए। इस फ्लाइट के कुछ ही घंटों के बाद वो सभी एयरक्राफ्ट मिस्टीरियसली बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुके थे, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। 30 जनवरी 1948 स्टार टाइगर ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का पैसेंजर एयरक्राफ्ट 25 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ अजोरेस से बरमूडा जा रहा था। अगेन इट वैनिश्ड इन द एयर। ना कभी उसकी बॉडी मिली और ना ही उसका रैक। आखिर ये सब हो क्या रहा था? क्यों इसी एरिया में एक के बाद एक एयरक्राफ्ट और शिप्स मिस्टीरियसली डिसअपेयर होते जा रहे थे? इन्हें आसमान निगल रहा था या समुद्र इन्हें डुबा रहा? किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। और फिर फरवरी 1964 में आर्गोस नाम के एक मैगजीन के आर्टिकल में पहली बार एक नाम आया, बरमूडा ट्रायंगल का, जिसे विंसेंट गैडिस नाम के ऑथर ने लिखा था, जिसमें गैडिस ने इन डिसअपीयरेंसेस की क्रोनोलॉजी बताते हुए इस एरिया और उसकी मिस्ट्रीज को और भी पॉपुलर बना दिया। इन सभी ऑनगोइंग केसेस को देखते हुए बहुत से सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी। जैसे किसी ने कहा कि इस एरिया में सी म्यूटिनी हुई है, तो किसी ने बोला कि शिप्स में बॉयलर एक्सप्लोजन हुआ होगा। एक मैगजीन लिटरेरी डाइजेस्ट ने तो इस एरिया में एक जायंट ऑक्टोपस होने की भी बात कह दी और कहा कि जरूर उस सी मॉन्स्टर ने अपने टेंटिकल्स की मदद से इन शिप्स को जकड़कर उन्हें सी बॉटम तक ड्रैग कर लिया होगा। पर अभी भी ये स्टोरीज रुक नहीं रही थी। इनको आगे ले जाते हुए इमेजिनेटिव राइटर्स सी स्टॉर्म्स की वजह से शिप्स को बीच समंदर में पलटा रहे थे, तो कुछ इसे वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन्स की साजिश बता रहे थे। न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर जायंट स्क्विड्स और यहां तक के इल्यूमिनाटी से लिंक होने तक की थ्योरीज बरमूडा ट्रायंगल से लिंक कर दी गई थी। गजब तो तब हो गया जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और एलियन अबडक्शन तक की स्टोरीज को मार्केट में फ्लोट कर दिया गया। इससे जुड़ा एक किस्सा और भी है कि जब फेमस वोयाजर क्रिस्टोफर कोलंबस न्यू वर्ल्ड की तलाश में अपनी पहली वोयाज पर निकले, तब उन्होंने इस एरिया में एक आग के गोले को आसमान से समुद्र में गिरते देखा और कुछ हफ्ते बाद उन्हें एक स्ट्रेंज लाइट भी दिखाई दी। उन्होंने ये भी लिखा है कि कैसे इस एरिया में आने पर उनका मैग्नेटिक कंपास बहुत ही इराटिक रीडिंग्स देने लग गया। खैर, साइंस और लॉजिक को मानने वाले लोगों ने इस सभी फ्रिंज थ्योरीज को खारिज करते हुए इन अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस को नेचुरल फैक्टर से रिलेट किया है और कई पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस दी हैं, जैसे ओशियानिक फ्लैटुलेंस,
यानी सी बेड से मीथेन गैस का सडन इरप्शन शिप्स को डुबा सकता है, क्योंकि ओशन सेडिमेंट्स से निकलने वाले ऐसे गैस बबल्स पानी की डेंसिटी को काफी कम कर देते हैं और टर्बुलेंस पैदा करते हैं, जिसमें बड़े बड़े शिप्स भी डूब सकते हैं। ऐसे ही बरमूडा ट्रायंगल में होते मैग्नेटिक कंपास मैलफंक्शन के लिए एक एक्सप्लेनेशन यहाँ से गुजरती मैग्नेटिक लाइन से रिलेट की जाती है। असल में अर्थ की ज्योग्राफिक या ट्रू नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में थोड़ा डिफरेंस है। मैग्नेटिक कंपास कभी भी ट्रू नॉर्थ पोल की तरफ टिल्ट ना करके हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ ही पॉइंट करता है, और इसी एंगल वेरिएशन को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। जब भी शिप्स या प्लेन्स को ट्रैवल करते टाइम ट्रू नॉर्थ पोल की एक्यूरेट पोजीशन जाननी होती है, तो वो अपने मैग्नेटिक कंपास की रीडिंग्स में से डिक्लिनेशन वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं। पर अर्थ पर ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां ये डिक्लिनेशन जीरो हो जाती है, और इन्हीं जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट्स को एगोनिक लाइंस बोला जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एगोनिक लाइंस टाइम के साथ साथ कंटिन्यूअसली शिफ्ट होती रहती हैं, और पिछले कुछ सेंचुरीज में ये लाइंस बरमूडा ट्रायंगल एरिया की काफी प्रॉक्सिमिटी में रही हैं। तो ऐसे में ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इस एरिया से गुजरने वाले शिप्स या प्लेन्स को इन्हीं लाइंस की वजह से कंफ्यूजन और नेविगेशनल एरर्स का सामना करना पड़ा होगा। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि पनामा कनाल और फ्लोरिडा के पास का ये एरिया हेवीली ट्रैफिक्ड है। रोजाना यहाँ से सैकड़ों शिप्स और प्लेन्स पास करते रहते हैं। ऐसे में कोई भी एरिया जहाँ ज्यादा ट्रैफिक होगा वहाँ पर एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ऊपर से अटलांटिक ओशन में आते रेगुलर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, रिकरेंट हरिकेन्स और गल्फ स्ट्रीम के ओशियानिक करंट्स की वजह से रैपिडली चेंज होता वेदर बरमूडा ट्रायंगल में काफी फ्रीक्वेंट, और विशेष तौर पर उस समय जब वेदर फोरकास्टिंग इतनी इम्प्रूव नहीं थी, तब इन खतरों ने इस एरिया में बहुत से डिजास्टर्स को अंजाम दिया होगा। इसके अलावा कैरिबियन आइलैंड के पास में शैलो वाटर्स और ओशियन सरफेस के ऊपर से ना दिखने वाले अंडर वाटर रिजेस, शोल्स और रीफ्स इस एरिया को काफी डेंजरस बनाते हैं, जो अपने आप में एक नेविगेशनल हजार्ड है। ये सभी कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो रैशनल थिंकर्स बरमूडा ट्रायंगल की उन मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन जैसे कि हमने अभी बताया ये सारी बस थ्योरीज ही हैं, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। और इंटरेस्टिंगली इन सब एक्सप्लेनेशंस के बाद इस एरिया की पॉपुलैरिटी का एक कारण काफी हद तक साइकोलॉजिकल भी है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कॉग्निटिव बायस, फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, रेड कार सिंड्रोम या फिर बाडर-माइनहॉफ इफेक्ट भी कहते हैं। एंड इट इज पॉसिबल कि ये इफेक्ट आपने अपनी लाइफ में खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। जस्ट याद कीजिए कि जब आप कोई नए कार मॉडल को नोटिस करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, तो अचानक से वो कार मॉडल या वो एडवर्टाइजमेंट आपके आसपास हर जगह दिखनी शुरू हो जाती है, जिससे हम ये महसूस करने लगते हैं कि जो हमने नोटिस किया है वो सडनली बहुत कॉमन होता जा रहा है, जिसकी रियलिटी बस इतनी है कि उस प्रोडक्ट की प्रेजेंस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस हमारा ब्रेन उस चीज को सबकॉन्शियसली ज्यादा नोटिस करने लग गया है। बस यही है बाडर-माइनहॉफ इफेक्ट, और यही इफेक्ट बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े एक्सीडेंट्स की पॉपुलैरिटी का कारण भी है। ये बात सच है कि बरमूडा ट्रायंगल एरिया में बहुत से मैरीटाइम एक्सीडेंट्स हुए हैं, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि ऐसे एक्सीडेंट दुनिया के बाकी एरियाज में भी होते रहते हैं और बहुत से शिप्स और प्लेन्स उसके शिकार हो जाते हैं। तो बस बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज को सुनने के बाद लोगों ने इस एरिया में होने वाले एक्सीडेंट्स पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, और ये एरिया और भी ज्यादा नोटिसेबल और भी ज्यादा पॉपुलर होता चला गया। जिसमें सच तो ये है कि ये एरिया दुनिया के बाकी एरियाज की तरह ही है, और आज भी रोजाना बिना किसी इवेंट के ना जाने कितनी ही शिपिंग वेसल्स और एरोप्लेन इस एरिया से ट्रांजिट करते हैं। यहाँ तक कि यूएस नेवी, यूएस कोस्ट गार्ड और यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस का ऑफिशियल स्टैंड तो ये है कि वो बरमूडा ट्रायंगल नाम के किसी भी एरिया की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते, और ना ही उनके पास ऐसा कोई एविडेंस है जो ये बताता हो कि इस एरिया में वर्ल्ड के बाकी वेल ट्रैवल्ड एरियाज के मुकाबले ज्यादा डिसअपीयरेंसेस या एक्सीडेंट्स होते हैं। मोरोवर, अगर हम कुछ डिटेल्ड साइंटिफिक रिसर्चेस और डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को माने तो मैरीटाइम इंडस्ट्री के लीडिंग इंश्योरर लॉयड्स ऑफ लंदन और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जैसी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस भी इस एरिया को रिकॉग्नाइज नहीं करती, बल्कि WWF ने तो अपनी डिटेल स्टडी में ये तक पाया कि वर्ल्ड के मोस्ट मैरीटाइम एक्सीडेंट्स या कहें तो मोस्ट डेंजरस शिपिंग रूट्स में ये एरिया है ही नहीं। इस एरिया की इसी पॉपुलैरिटी की वजह से आए दिन
कोई ना कोई नई स्टोरी सामने आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि बस लोगों ने इस इशू को लेकर अपना व्यू पॉइंट बताया और चुप हो गए। बहुतों ने तो इन्हीं मिस्टीरियस स्टोरीज को कैश इन भी किया। किसी ने इस पर मूवी बना दी तो किसी ने टीवी सीरीज। बच्चों की कॉमिक्स से फैशन गारमेंट्स तक बर्मुडा ट्रायंगल की इन स्ट्रेंज थ्योरीज से लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं। ये जगह इतनी भी मिस्टीरियस नहीं है जितनी लोग समझते हैं, और शायद कुछ राइटर्स और मीडिया आउटलेट्स ने इस एरिया को जरूरत से ज्यादा सेंसेशनलाइज कर दिया, क्योंकि ये उनके रीडर्स और व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि जैसे हमारे सचिव जी को भूथा पेड़ के बारे में अफवाह फैलाने वाले मास्टर जी का पता चल गया था, क्या आपको भी इस डेविल्स ट्रायंगल की मिस्ट्रीज के बारे में कुछ पता चला? क्या आपको भी लगता है कि बर्मुडा ट्रायंगल का राज सॉल्व हो चुका है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।